सर्दियों की वो रात थी जब हवा में बर्फ की बूंदें तैरती थीं और अंधेरा इतना गहरा था कि चांद भी बादलों में छिप गया था। हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव देवपुर में, जहां पुरानी परंपराएं आज भी जीवित थीं, एक अजीब रिवाज चलता था। रात के 1 बजे, जी हां, ठीक सुना आपने, रात के 1 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, तब इस गांव के लोग अपनी छतों पर खाना बनाते थे। राय परिवार इस गांव का सबसे प्रतिष्ठित परिवार था। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस परंपरा को निभाना उनकी शान का सवाल था। और इसी परिवार में नई नवेली बहू आई थी, पूजा। पूजा शहर से आई थी, पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक सोच वाली। उसकी शादी राय परिवार के इकलौते बेटे आदित्य से हुई थी। शादी के पहले दिन से ही पूजा को इस अजीब परंपरा के बारे में बताया गया था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि ये इतना कठिन होगा। बहू, इस घर में 3 पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है। रात के 1 बजे छत पर खाना बनाना, ये सिर्फ रिवाज नहीं, हमारी पहचान है। लेकिन माँ जी, इतनी ठंड में बर्फीली हवाएं। बेटी, जो परंपरा हमारे पुरखों ने बनाई है, उसे निभाना हमारा फर्ज है। कितनी भी ठंड हो, हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ते। दिसंबर की वो भयानक रात, तापमान 0 से भी नीचे। पूजा कांपती हुई छत पर पहुंची। पूरा परिवार वहां था, सास, ससुर, पति आदित्य, देवरानी माधुरी और ननद रुचिका। हवा इतनी तेज थी कि चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा था। पूजा की उंगलियां ठंड से सुन्न हो रही थीं। क्या हम नीचे रसोई में नहीं बना सकते? पूजा, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। पूरा गांव देख रहा है। देखो, दूसरी छतों पर भी तो सब लोग खाना बना रहे हैं। और सचमुच आसपास की छतों पर धुएं के बादल उठ रहे थे। हर घर में यही चल रहा था। बहू, आग तेज करो, रोटियां फूलनी चाहिए, समतल नहीं। ये भी नहीं आता क्या? पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ठंड इतनी थी कि आंसू भी जम से गए। उसने किसी तरह खाना बनाया। उसके हाथ कांप रहे थे, दांत बज रहे थे। खाना बनने के बाद पूरा परिवार वहीं छत पर बैठकर खाने लगा। ठंडी हवाओं के बीच गर्म रोटियां। भाभी, शहर में तो एसी में रहती थी ना, यहाँ तो असली प्राकृतिक एसी है। सब हंसने लगे। पूजा ने बस मुस्कुरा दी, दिल में दर्द छुपाते हुए। खाना खत्म होने के बाद सुमित्रा देवी ने घोषणा की, अब सब यहीं सो जाओ। यही तो रिवाज है हमारा, सर्दी की रात में खुली छत पर सोना। इससे शरीर मजबूत होता है। क्या यही सोना है? हाँ बहू, इसी से तो हमारे बुजुर्ग इतने स्वस्थ रहे, कभी कोई बीमारी नहीं हुई। पूजा ने आदित्य की तरफ देखा, उम्मीद भरी निगाहों से, लेकिन आदित्य ने नजरें झुका ली। रजाइयां बिछाई गईं। पूजा रजाई में घुस गई, लेकिन ठंड हड्डियों तक पहुंच रही थी। वो पूरी रात कांपती रही, आंख भी नहीं लग सकी। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। हर रात 1 बजे वही प्रक्रिया। पूजा की हालत खराब होने लगी। उसे बुखार आने लगा, खांसी शुरू हो गई। पूजा, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। कुछ रातें अगर नीचे सो सकूं तो। लेकिन सारी बातें सुमित्रा देवी ने सुन ली। आराम? बहू, जब मैं इस घर में आई थी तब भी यही होता था। मैंने कभी शिकायत नहीं की। तुम शहर की लड़कियां बहुत नाजुक होती हो। 15वीं रात आसमान भारी हो गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी, भारी बर्फबारी होने वाली है। गांव में हलचल मच गई। लोग अपने घरों में
छिपने की तैयारी करने लगे। माँ जी, आज तो बर्फबारी होने वाली है, रेडियो पर कह रहे थे। क्या आज हम नीचे रसोई में खाना बना सकते हैं? नहीं, मैंने 20 साल पहले भी ऐसी बर्फबारी देखी थी। तब भी हमने परंपरा नहीं तोड़ी, आज भी नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। अगर हम एक बार भी परंपरा तोड़े तो ये कमजोरी मानी जाएगी। पूरा गांव हम पर हंसेगा। पूजा की आंखें भर आईं। उसने आदित्य को देखा। पिताजी, लेकिन पूजा की तबीयत। तबीयत? हमारी भी तो तबीयत खराब रहती है कभी-कभी, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। रात के 12 बजे शुरू हो गई बर्फबारी। पहले हल्की हल्की, फिर तेज और तेज। 1 बजे जब पूरा परिवार छत पर पहुंचा तो मंजर डरावना था। तेज हवाएं चल रही थीं, बर्फ की मोटी परत जम रही थी। माँ जी, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। चुप, डरपोक मत बनो, चूल्हा जलाओ। लेकिन चूल्हा जल नहीं रहा था। बर्फ और हवा की वजह से आग बुझ जाती थी। पूजा की हालत और खराब हो रही थी। उसे तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था। माँ जी, मुझसे मुझसे नहीं हो पा रहा। ये तो मैं पहले दिन से जानती थी। तुम शहरी लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। हट जाओ, मैं खुद बनाती हूँ। बूढ़ी सुमित्रा देवी खुद बर्फबारी में खाना बनाने लगीं। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जिद में वे लगी रहीं। पास की एक छत का एक हिस्सा बर्फ के बोझ से गिर गया। चीखें गूंज उठीं। पिताजी, वो देखिए, शर्मा जी के घर की छत। सब देखने लगे। शर्मा परिवार भी वहां खाना बना रहा था। छत का कोना धंस गया था, लेकिन शुक्र है कि सब सुरक्षित थे। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग नीचे उतरने लगे। माँ जी, अब तो समझिए ये परंपरा नहीं, जिद है। हमारी जान जोखिम में है। चुप रह, तू क्या जानती है परंपरा के बारे में? पिताजी, हमें नीचे जाना होगा। ये छत गिर सकती है। रघुनाथ राय ने चारों ओर देखा। छत पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी, दरारें दिख रही थी। हवा इतनी तेज थी कि खड़ा होना मुश्किल था। फिर उन्होंने पूजा को देखा, कमजोर, बुखार से तपती, लेकिन फिर भी परिवार के साथ खड़ी। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस असहाय दर्द था। सब सब नीचे चलो अभी। क्या? लेकिन परंपरा? परंपरा परिवार से बड़ी नहीं होती सुमित्रा। मैं गलत था। हम सब गलत थे। सब स्तब्ध रह गए। गांव के सबसे कट्टर परंपरावादी रघुनाथ राय ने ये क्या कह दिया। नीचे रसोई में गरम चाय के साथ पूरा परिवार बैठा था। बाहर बर्फबारी जारी थी, लेकिन अंदर एक अजीब शांति थी। पूजा बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी सेहत से ज्यादा अपनी जिद को महत्व दिया। बहू, मैं बहुत कठोर रही। मैंने खुद इतना कष्ट सहा था कि सोचा कि यही सही है, लेकिन गलत सहना वो परंपरा नहीं है। नहीं माँ जी, मैं समझती हूँ। आपने जो सहा वो आपकी मजबूती है। अगले दिन सुबह बर्फबारी रुक चुकी थी। पूरा गांव सफेद चादर से ढका था। शर्मा जी के घर की छत को काफी नुकसान हुआ था। गांव के मुखिया ने बैठक बुलाई। सभी परिवार इकट्ठा हुए। कल रात हम सबकी जान जोखिम में थी। शर्मा जी का परिवार बाल बाल बचा। हमें इस परंपरा पर पुनर्विचार करना होगा। लेकिन मुखिया जी, ये हमारे पुरखों की परंपरा है। हम कैसे तोड़ सकते हैं? त्रिपाठी जी, मैं पूछता हूं, क्या हमारे पुरखे चाहते थे कि हम जान जोखिम में डालें? क्या परंपरा का मतलब अंधे होकर कुछ भी करते रहना है? हमारे पुरखों ने यह परंपरा इसलिए बनाई थी क्योंकि तब घरों में जगह कम होती थी। छत पर खाना बनाना व्यवहारिक था, लेकिन इसे ठंड में रात के 1 बजे बर्फबारी में, यह तो पागलपन है। मुखिया जी,
क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? सबने उसे देखा, गांव की नई बहू जिसे सब शहरी लड़की कहते थे। मैं परंपराओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन परंपरा का मतलब समझदारी को छोड़ना नहीं है। हम मौसम के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। गर्मी में छत पर, सर्दी में नीचे। ये परंपरा को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे जीवित रखना है। धीरे धीरे लोगों ने सिर हिलाना शुरू किया। राय साहब, आपकी बहू ठीक कह रही है। आखिरकार पूजा के जीवन में सुख और शांति लौट आई। सभी मुश्किलों के बाद पूजा का परिवार फिर से हंसने लगा। सुबह 5 बजे का समय था। पूरे गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवा की सनसनाहट आवाज आ रही थी। दोस्तों, जब ठंड पड़ती है ना, तो पूरे शहर में एसी बंद कर दिए जाते हैं और सारे लोग रजाई में घुस जाते हैं। लेकिन गांव में तो ठंड का असली रूप देखने को मिलता है। हे भगवान, इतना ठंड पड़ी है, लगता है बर्फ गिरेगी आज तो। अरे सुनते हो जी, तुम्हारे फूफा जी आने वाले हैं कल, और ये ठंड तो देखो। फूफा जी? हाय राम, ये तो मुसीबत आने वाली है। ठंड से ज्यादा तो फूफा जी की गर्मी झेलनी पड़ेगी। हा 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 हा। रामू काका चिमनी के पास बैठे हैं और अपने हाथों को सेक रहे हैं। भाई साहब, इस साल की ठंडी तो कमाल की है, हड्डियों में सीधी चुभ रही है। अरे काका, याद है पिछले साल की शादी? तब तो इतनी ठंडी नहीं थी, और फिर भी फूफा जी ने क्या हंगामा खड़ा कर दिया था। अरे वो तो हर बार हंगामा करते हैं, चाहे गर्मी हो या ठंडी। उन्हें तो बस नुक्स निकालने का आता है। सुबह सुबह कोहरे में लिपटा हुआ बस स्टैंड है और लोग अलाव के चारों ओर खड़े हैं। भाई साहब, बस आएगी कि नहीं? यहाँ तो जम के मर जाएंगे। इस ठंड में तो कौन शादी करता है भला? पागल हो गए हैं क्या लोग? अरे ये तो कुछ नहीं, असली मजा तो तब आएगा जब शहर से आए मेहमानों को गांव की ठंड का एहसास होगा। हा 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 हा। घर के आंगन में शादी की तैयारियां चल रही है। सब इंतजाम हो गया ना? फूफा जी आने वाले हैं। जरा सी भी गलती हुई तो वो छोड़ेंगे नहीं हमें। पापा, आप क्यों इतना डरते हैं फूफा जी से? वो है भी कौन? बेटा, तू नहीं जानता, फूफा जी का स्वभाव तो बारूद जैसा है। जरा सी भी चिंगारी गिरी और सीधा धमाका। अरे छोड़ो भी, मेहमानों के लिए कंबल तो मंगवा लिए ना। इस ठंड में बिना कंबल के कोई नहीं रह सकता। हाँ हाँ, सब इंतजाम है, बस फूफा जी को खुश रखना है। तभी गांव का प्रधान आता है। रामधन भाई, शादी की तैयारी तो जोरों पर चल रही है, लेकिन इस ठंड में मेहमानों का क्या करोगे? प्रधान जी, बड़े पंडाल में हीटर लगवा दिए हैं और चाय कॉफी की भी व्यवस्था पूरी तरह कर दी है। हा 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 हा, ये बहुत अच्छा किया, वरना लोग जम के बर्फ हो जाते। हा 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 हा।
शाम का समय था। पंडाल में चारों तरफ रोशनी हो गई थी और मेहमानों का आना शुरू हो गया था। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन ये ठंड तो देखो। शुक्रिया बहन। आइए, अंदर आइए, गरम गरम चाय पीजिए। मेहमान अंदर आते ही पर रामधन बार बार घड़ी की ओर देख रहा है। क्या हुआ जी, आप बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? फूफा जी अभी तक नहीं आए। बस स्टैंड पर तो कोई नहीं है। अगर वो नाराज हो गए तो? पापा, ये सब इतने मेहमान तो आ गए हैं, आप बस फूफा जी करते हो। चुप रहे। तू क्या जाने, फूफा जी परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग है। फूफा जी बस स्टैंड पर आकर खड़े हैं और बोलते हैं, बड़ा शादी करने का शौक चढ़ा था, लेकिन लेने तो कोई आया ही नहीं बस स्टैंड पर। रामधन दूर से फूफा जी को देखता है और बोलता है, आ गए फूफा जी। अरे भैया, जल्दी मफलर लाओ, स्वेटर लाओ। फूफा जी आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत? लेने तो कोई आया ही नहीं बस स्टैंड पर। वाह, इस ठंड में 1 घंटे तक खड़ा रहा। फूफा जी माफ कीजिए, असल में शादी की तैयारी में सब लोग व्यस्त थे। बहाने मत बनाओ, मैं समझता हूँ सब। किसी को फुर्सत नहीं है बूढ़े फूफा जी के लिए। अरे नहीं फूफा जी, ऐसी बात नहीं है। आइए बैठिए, मैं गरम गरम चाय लाती हूँ। अब चाय की याद आई। फूफा जी बड़बड़ाते रहते हैं और सभी मेहमान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये तो पहले दिन से ही शुरू हो गए। अरे इनका तो यही स्वभाव है। मैं तो उन्हें बचपन से जानती हूँ। थोड़ी देर बाद सावित्री चाय लेकर आती है और फूफा जी को बोलती है, लीजिए फूफा जी, गर्मा गर्म चाय। फूफा जी चाय का कप उठाते हैं और एक घूंट पीते ही बोलते हैं, ये क्या है? बर्फ है क्या? ठंडी चाय है। फूफा जी, वो रसोई से यहाँ तक आते आते। तो क्या करूं मैं? यहाँ बैठे बैठे ठंड से मर जाऊं और ऊपर से ठंडी चाय पीऊं? किसी को परवाह ही नहीं मेरी। फूफा जी, मैं अभी नई चाय बनवा लेता हूँ। नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। यहाँ इज्जत ही नहीं है मेरी। सभी लोग घबरा जाते हैं। मोहन का भाई वहाँ आता है और बोलता है, फूफा जी रुकिए, मत जाइए, मेरे भाई की शादी है। तो क्या करूं मैं? तुम्हारी शादी है तो नाचूं? तभी गांव के प्रधान आगे आते हैं। अरे फूफा जी साहब, बड़े बड़े लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। आइए बैठिए, मैं खुद आपके लिए खास चाय बनवाता हूँ। ठीक है, आप समझदार लगते हो, लेकिन इस बार गरम चाय होनी चाहिए। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। शाम ढल गई है
और शादी की रस्में शुरू हो गई है। चलो, भगवान का शुक्र है, किसी तरह फूफा जी मान गए। लेकिन रात को क्या होगा जी? ठंड और भी बढ़ेगी। अरे इस ठंड में तो पूरी रात जागना मुश्किल है। अरे शादी का मतलब ही है रात भर जागना, और ऊपर से ये ठंड। शादी की रस्में पूरी हो चुकी है और अब खाना परोसा जा रहा है। ये क्या है? खाना भी ठंडा हो गया। फूफा जी, अभी गरम करवाता हूँ। नहीं, अब नहीं खाना मुझे। मैं सोने जा रहा हूँ। कमरा कहाँ है? फूफा जी, वो रहा कमरा। हीटर लगा दिया है, लेकिन बिजली का प्रॉब्लम है। क्या बिजली भी नहीं? तो मैं यहाँ क्या मरने आया हूँ? रामधन घबरा जाता है। नहीं नहीं फूफा जी, कंबल है, बहुत गरम कंबल है। ठीक है, चलो दिखाओ अब मेरा कमरा। रामधन फूफा जी को कमरे में ले जाता है। कमरा साधारण है, एक खाट है। पहले तो इतना बड़ा बड़ा बोला कि मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन बस सिर्फ इतना ही इंतजाम है। फूफा जी, कंबल यहाँ रखे हैं, सुबह चाय आ जाएगी। जाओ, अब मुझे सोने दो। रामधन निकल जाता है। फूफा जी कमरे में अकेले रह जाते हैं। रात 2 बजे बाहर भयंकर ठंड है। हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही है। अरे ये कंबल कहाँ है? रामधन ने तो कहा था कि यही रखा है। फूफा जी अंधेरे में टटोलते हैं। आखिरकार उन्हें एक कंबल मिलता है। चलो, आखिरकार मिल ही गया। अब तो बच जाऊंगा मैं। फूफा जी कंबल को ध्यान से देखते हैं। कंबल में बड़े बड़े छेद होते हैं। हाय राम, ये तो फटा हुआ कंबल दे दिया है। ये क्या मजाक है? फूफा जी कंबल को इधर उधर करते हैं, लेकिन कंबल सभी जगह से फटा हुआ है। वाह, क्या इंतजाम है। शादी की इतनी तैयारी, लेकिन बूढ़े फूफा जी के लिए एक डंग का कंबल भी नहीं दिया। फूफा जी ठंड से कांपते हुए कमरे में टहलने लगते हैं। फूफा जी दूसरा कंबल ढूंढने के लिए कमरे में इधर उधर देखते हैं। कहीं तो होगा कोई और कंबल, नहीं तो आज रात तो गई समझो। फूफा जी एक पुराना बैग खोलते हैं। उसके अंदर कपड़े होते हैं। बैग में से फूफा जी को एक पुराना शॉल पड़ा मिलता है। अरे वाह, आखिरकार कुछ तो मिला। चलो, ये तो सही, इससे काम चला लेता हूँ। फूफा जी शॉल और फटा कंबल दोनों ओढ़कर लेट जाते हैं, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। ये रामधन को तो मैं सुबह बताऊंगा। देखता हूँ कैसे शादी पूरी होती है। सुबह हो गई है। बाहर अभी भी कोहरा है। फूफा जी सारी रात जागते रहे। हाय राम, पूरी रात नहीं सोया। इस ठंड ने तो मार ही डाला समझो। फूफा जी कमरे से बाहर निकलते हैं, पर बाहर कोई नहीं है। कोई है? अरे कोई है? कोई जवाब नहीं आता। फिर फूफा जी गुस्से में बोलते हैं, वाह, सुबह हो गई, लेकिन चाय देने तो अभी तक कोई भी नहीं आया।
फिर एक मजदूर फूफा जी की ओर आता है। अरे फूफा जी साहब, आप उठ गए? आपको चाय चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो ठंडा पानी पी के जी लूंगा। ठंडा पानी इस ठंड में? अरे बेवकूफ, चाय चाहिए और गरम चाहिए, समझे? जी साहब, अभी लाता हूँ। थोड़ी देर बाद रामधन आता है और हाथ जोड़कर बोलता है, फूफा जी नमस्ते, कैसी रही रात? फूफा जी आंख बबूला होकर बोलते हैं, कैसी रही रात? तुम पूछ रहे हो कैसी रही रात? रामधन घबरा कर बोलता है, क्या हुआ फूफा जी? तुमने कंबल कौन सा दिया था? फटा हुआ था। पूरी रात ठंड से कांपता रहा मैं। क्या? फटा कंबल? अरे ये किसने रखा होगा? मुझे क्या पता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरी पूरी रात खराब हो गई है। तभी वहाँ सावित्री आती है। फूफा जी माफ कीजिए, गलती से वो पुराना कंबल रह गया होगा। गलती से? वाह, मेरी जान पर बन आई और तुम कह रही हो गलती से। फूफा जी प्लीज शांत हो जाइए, मैं अभी नया कंबल लाता हूँ। अभी? अब क्या फायदा, रात तो गुजर गई। अब तो मैं जा रहा हूँ, तुम सुओ कंबल उठ के। फूफा जी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोहन का भाई भागता हुआ आता है, सिर पर पगड़ी और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही है। अरे फूफा जी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? दूल्हे के भाईराज, आपने क्या बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। शादी में मेहमान ठंड से कांप रहे हैं। अरे नहीं फूफा जी, आप तो शादी की शान है। आपके बिना तो बारात ही अधूरी लग रही है। मेरी शान का ठंड से क्या लेना देना? फूफा जी, बारात अभी 2 घंटे में निकलने वाली है, प्लीज नाराज मत होइए। सावित्री आगे आती है और बोलती है, फूफा जी, अगर आप चले गए तो मोहन की शादी अशुभ मानी जाएगी। आप हमारे बड़े हैं, आपका आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी है। फूफा जी का चेहरा थोड़ा पिघलने लगता है। अरे फूफा जी, बिना आपके नाच के तो बारात भी अधूरी लगती है। पिछले साल की तरह नागिन डांस कौन करेगा? अच्छा, तो बात नाच तक आ गई है। चलो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। सभी लोग खुश होकर ताली बजाते हैं। बारात निकलने का समय आ जाता है। ड्रम बजते हैं, लाइट्स चमकने लगती है। बारात धूमधाम से निकलती है शादी के लिए। आखिरकार मोहन की शादी अच्छे से हो ही गई।